हेलो एवरीवन, जीकेजीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो आज मैं 69th बीपीएससी का जो पेपर हुआ था उसको कवर करूँगी। ये पेपर 30 सितंबर को हुआ था और ये सेट है, सेट ए है। सेट बी सी डी हमने कवर कर दिए हैं और प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं। तो आज चलते हैं 69th बीपीएससी का जो सवाल है, ये सेट ए को कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी। ऑप्शन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, तीनों सही है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मतलब इसको मैच करने के लिए है। ए है कैसिनी ह्यूजेंस। कैसिनी ह्यूजेंस किससे मैच होगा, तो ये शनि से रिलेटेड है, शनि और उसके वलय से। जूनो है, ये बृहस्पति से रिलेटेड है। आर्टेमिस है, ये मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल तक, इससे रिलेटेड है। और वेरिटास जो है ये शुक्र से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का दूसरा, बी का पहला यानी कि ए हो जाएगा आंसर, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो ए हो जाएगा आंसर, दूसरा का आंसर ए होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये भी मैच करने के लिए है। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है लिनेन। ये कपड़ा का टाइप है और ये उत्पत्ति, लिनेन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो सन का पौधा से। जटाकॉयर कहाँ से मिलता है, तो नारियल के पौधे से। मोहायर कहाँ से मिलता है, अंगोरा बकरी से। और डाउन कहाँ से मिलता है हमको, तो ये बत्तख और गीज के पंख से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का दूसरा, मतलब कि ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन का आंसर सी होगा। अब हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए। कह रहा टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। दूसरा है, जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिस कोर्सिस NCC कहा जाता है। तो ये दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, चौथा का आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। कोबरा, पाइथन, स्किरल, जावा। तो ये चारों जो है कंप्यूटर का भाषा है। तो ये चारों क्या हो जाएगा, कंप्यूटर का लैंग्वेज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, 5वां हो गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन है ग्लूमाटिक पायरुविक ट्रांसमिनिएज, GNID पार्टीशन टेबल, ग्रुप्ड बैकवर्ड टेस्ट। ये तीनों गलत हैं। आंसर इसका डी हो जाएगा, जेनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफ़र। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होगा, जेनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफ़र। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी जीभ के स्वाद नहीं है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है, जीभ के स्वाद नहीं है। मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा, तीखा। तो देखिए ये मसालेदार जो है ना, ये जीभ का स्वाद नहीं है। तो 4 किस में है, बी में 4 है, सी में 4 है। तो डी कट गया और ए कट गया। उसके बाद खट्टा जीभ का स्वाद है, तीखा 7। तो इस 4 और 7 इसका आंसर हो जाएगा सी। 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये जीभ का स्वाद नहीं है। आगे क्वेश्चन है, चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन जोड़ें सही सुमेलित है। एनोरेक्सिया नींद संबंधी विकार, ये गलत है। इनसोम्निया खाने का विकार, ये भी गलत है। आगे है, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ना। 8 नंबर क्वेश्चन है, डिस्पीनिया
डिस्पीनिया जो है ये सांस की तकलीफ है, ये सही है। और एनोस्मिया जो है गंध की आंशिक या पूर्ण हानि है, ये भी सही है। तो 3 और 4 सही है, आंसर इसका सी हो जाएगा। 8 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ब्रह्मांड में पल्सर जो है एक घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं, बी हो जाएगा इसका आंसर। ब्रह्मांड में पल्सर है एक घूमता हुआ न्यूट्रॉन तारा। 10 नंबर क्वेश्चन है प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD। यहाँ पे देखिए, प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ए है सफ़ेद नीलम, बी है मोइसाइनाइट, सी है ग्रेफाइट, डी है क्यूबिक जिरकोनिया CZ। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ग्रेफाइट। जो हीरे के बीज के रूप में प्रयोग किया जाता है वो ग्रेफाइट है। 11 नंबर क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर है नायलॉन, टेरिलॉन, टीड, केवलर। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी केवलर। 12 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे HMX का पूर्ण रूप क्या है? HMX का पूर्ण रूप क्या है? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। पहला ही आंसर मिल गया। इसका जो फुल फॉर्म होगा HMX का, इसका हो जाएगा हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? सोफिया, एटलस, पेपर, ऑप्टिमस। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्टिमस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टिमस। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है मैनहट्टन परियोजना क्या है? यहाँ पे देखिए मैनहट्टन परियोजना क्या है? एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। दुनिया की सबसे बड़ा कला नीलामी में से एक है। न्यूयॉर्क सिटी में एक रियल एस्टेट परियोजना है। एक प्रसिद्ध थीम पार्क है। आंसर हो जाएगा इसका ए, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। तो ये सही हो जाएगा, ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऐसे कंडीशन में वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है फाइटो इलेक्ट्रॉनिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत, इसका आंसर ए ही हो जाएगा। 16 का आंसर ए होगा। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए विलय या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो ये ऑप्शन दिया हुआ विलय का संगठन, विलायक की सांद्रता, विलय की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विलय की सांद्रता। आगे है कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती है? यहाँ पे देखिए कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती हैं। पहला ऑप्शन है जीवित छीन SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के, गलत है। एक वास्तविक SARS-CoV-2 प्रवेश करा के, ये भी गलत है। SARS-CoV-2 वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश करा के, ये भी गलत है। नेक्स्ट है SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के, ये सही है। डी हो जाएगा। 18 का आंसर हो जाएगा डी। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? ऑप्शन है नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस, उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों है बिजली का सुचालक है, तो आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई? यहाँ पे देखिए कह रहा है डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई? तो 20 का हो जाएगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा।
रोजलिन फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस के द्वारा, लिनस पॉलिंग और ग्रेगर मेंडल के द्वारा, लिनस पॉलिंग के द्वारा और ग्रेगर मेंडल के द्वारा। तो डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की जो खोज की गई थी, इसका आंसर ए हो जाएगा। ये खोज किया गया था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? अलग, तो इसका अलग अलग त्वरण होगा, इसके जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, समान परिमाण के बल का अनुभव होगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन जो है ये हो जाएगा सी, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। इसका आंसर 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेक्टर प्रतिरोधक, यहाँ पे देखिए वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? पहला है किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश करा के, दूसरा है, ये गलत है, दूसरा है शरीर के रोगजनों को सीधे हमला कर उन्हें नष्ट कर, ये भी गलत है, वायरस के किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर, ये सही है। तो 22 का आंसर सी हो जाएगा। डी है सीधे कोशिकाओं में प्रवेश, ये भी गलत है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन से हैं? निम्न स्खलन, सबडक्शन, भूकंप, समुद्र तल का फैलाव, संवहन। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र तल का फैलाव, सी। नेक्स्ट है भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इस सिद्धांत को कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, सी हो जाएगा आंसर। 24 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है RNA, mRNA, यहाँ पे देखिए mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ए हो जाएगा आंसर। 25 का आंसर ए होगा, इसको कहते हैं मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? यहाँ पे देखिए एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं, तो ये ट्रांसफार्मर के द्वारा उत्पन्न करते हैं। कैसे उत्पन्न करते हैं? ट्रांसफार्मर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा घनत्व होता है, यहाँ पे देखिए धारा घनत्व होता है एक अदिश राशि, एक सदिश राशि, बीमा विहीन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा घनत्व होता है एक सदिश राशि, धारा घनत्व एक सदिश राशि होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन पे क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो ऑप्शन में दिया है औषधीय प्रभाव, आणविक लक्ष्य, ये आंसर बी हो जाएगा। इसका 28 का आंसर बी हो जाएगा। आणविक लक्ष्य के आधार पर मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण सबसे अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमी करता है? तो प्रतिक्रिया की दर को धीमी कौन करता है? उत्प्रेरक, वर्धक, समांगी उत्प्रेरक, विसमांगी उत्प्रेरक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है, यहाँ पे देखिए आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है, कहाँ पे मिलती है? आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं। तो देखिए यकृत में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, हृदय में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तीनों कहीं पे आगत निर्गत कोशिकाएं नहीं मिलती है। नेक्स्ट है 30 नंबर। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें देखिए शिप ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रिफ, एमी सॉल और ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। ये स्थान कहाँ है? देखिए दिया हुआ गोवा के तट के बाहर, लक्षद्वीप तट के बाहर, तमिलनाडु के तट के बाहर, ओडिशा तट के बाहर। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 31 का आंसर हो जाएगा ए, गोवा तट के बाहर। शिप ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रिफ, एमी सॉल और ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। ये स्थान कहाँ है? गोवा तट के बाहर। नेक्स्ट है
G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ पे देखिए G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं वैश्विक जीडीपी का लगभग 85%, एकदम सही है। वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, गलत है, 60% से ज़्यादा प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट सी है विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1 और 3। 32 का आंसर हो जाएगा बी 1 और 3। नेक्स्ट चलते हैं हम 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, रूस के वैगनर भारे के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? सर्गेई शोइगु, येवगेनी प्रिगोजिन, अलेक्सांद्र लुकाशेंको, व्लादिमीर जेलेंस्की। आंसर हो जाएगा इसका बी येवगेनी प्रिगोजिन। वैगनर भारे के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? येवगेनी प्रिगोजिन। 33 का। नेक्स्ट हम देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, 33 के बाद हम देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। तो चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट। देखिए ये रहा 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? आंसर हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महिला विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ। यहाँ पे देखिए यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। तो 35 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, सही बात है। उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 35 का आंसर हो जाएगा ए। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुजरात में आयोजित, यहाँ पे देखिए गुजरात में आयोजित डी एक्सपो 2022 का विषय क्या था? गुजरात में आयोजित डी एक्सपो 2022 का विषय क्या था? 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर, इसका विषय था, थीम था गौरव का मार्ग। तो बी हो जाएगा आंसर। गुजरात में आयोजित डी एक्सपो 2022 का विषय था गौरव का मार्ग। नेक्स्ट है 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा था थांडीग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? चिली, नेपाल, जर्मनी, म्यांमार। आंसर डी हो जाएगा, म्यांमार में मनाया जाता है। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार में मनाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाइट हाउस के संबंध में, यहाँ पे देखें व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है, ये गलत है। 38 नंबर को ये गलत है। आगे है यहाँ पे देखिए, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यक्रम है। तो 38 ये देखते हैं सही है कि गलत। हाँ, व्हाइट हाउस जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है, ये सही है। दूसरा, 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत के निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। तो जॉन एडम्स इस इमारत पर निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। तो ये क्या हो जाएगा? सही है, ये भी सही है। 2, 3 सही है। 4, यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। 4 भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट हम चलते हैं 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए, नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? तो आंसर है मोटर कारों में CNG किट लगाना, शहरी घरों में पानी के मीटर की स्थापना, एक बिलिंग पत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है, घरों की रसोई पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस का उपयोग। तो 39 का आंसर हो जाएगा 39 का आंसर हो जाएगा सी, एक बिलिंग पत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखें, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मेजेंटा मैच करने के लिए है। 40 नंबर क्वेश्चन मैच करने के लिए है। तो 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेजेंटा किससे 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेजेंटा किससे मिलता है? तो देखिए किससे मिलकर बना है? तो मेजेंटा जो मिलकर बना है लाल और नीला से। उसके बाद है टील किससे मिलकर बना है?
तो टिल जो मिलकर बना है वो बना है नीला, हरा और सफ़ेद से। उसके बाद मोव किससे मिलकर बना है, तो मोव बना है नीला, लाल और सफ़ेद से, और सियान बना है हरा और नीला से। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 40 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज़ के पोतावशेषों की यात्रा के दौरान फट गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का आंसर हो जाएगा डी। 41 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि ये भी मैच करने के लिए 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए 40 नंबर बेरेट किससे मैच करता है। 42 नंबर क्वेश्चन बेरेट जो मैच करता है एक प्रकार का ये टोपी, एक प्रकार का टोपी है। 1 मिनट 42, तो बेरेट जो है एक प्रकार का टोपी है, और स्टिलेटो जो है महिलाओं के जूते का एक प्रकार है। एविएटर्स जो है एक प्रकार का धूप चश्मा है, और चिमनोन जो है वो है एक प्रकार का केश विन्यास है, और ब्रॉग जो है एक पुरुषों के जूते का एक प्रकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पांचवा, ई का पहला। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 42 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने, यहाँ पे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया। रोम, साराजेवो, एथेंस, एम्स्टर्डम। तो ये एथेंस में अपना जो है साक्षात्कार दिए हैं। 43 का कौन सा आंसर हो जाएगा, सी एथेंस। तो ये एथेंस में अपना साक्षात्कार दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से जोड़े सही सुमेलित है। फ्लशिंग मीडोज फ्रेंच ओपन, वीनस रोज वाटर डिश विंबलटन ट्रॉफी महिला, रोलैंड गैरोस यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला, डापने अखुअस्ट मेमोरियल कप। क्या हो जाएगा, अखुअस्ट मेमोरियल कप। तो इसका 44 का आंसर क्या हो जाएगा, 44 का आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा, डी 2 और 4। वीनस रोज वाटर डिश विंबलटन ट्रॉफी महिला और ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला, डापने अखुअस्ट मेमोरियल कप। तो 2 और 4 सही है। तो आंसर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। आंसर मिला लीजिए, डी होगा। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आ गया 45 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कि गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश को कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 576 जो है मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है 576। नेक्स्ट है सी हो जाएगा 45 का आंसर सी। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन करता है किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCBC का शुभारंभ किया। तो 46 का आंसर हो जाएगा 46 का 1 मिनट 46 का आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCBC का शुभारंभ किया है। तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ए हो जाएगा 46 का आंसर, ए होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में से सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए। तो आंसर हो जाएगा इसका नतांगी राष्ट्रीय उद्यान।
आंसर 47 का आंसर ए हो जाएगा। किस में छोड़ा गया है? नातांगी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने यहाँ पे देखिए, हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? तो ये यूएसए ने जो है फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है 49। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड के व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेड 6 ए होगा आंसर। 50 का आंसर होगा ए, ग्रेड 6 जोर देती है। नेक्स्ट है 51 क्वेश्चन, 50 तक कवर कर लिए। 51 नंबर क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है UAE, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट है USA और डी है UK। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया बी। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन है कि सहज भाषा अधिनियम में से किस देश के द्वारा हाल ही में पारित किया गया था जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा शायद न्यूजीलैंड ने किया है। 52 का आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड ने किया है। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था? तो न्यूजीलैंड द्वारा सहज भाषा अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन करा दुनिया के पहले पादप परागणकों जिन्हें टीलिया डेर्मिडस कहा जाता है, टीलिया डेर्मी जीवाश्म हाल में किस देश में पाए गए थे? तो ये पाया गया था रूस में। कहाँ पाया गया था? रूस में। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई से संरक्षण है? तो ये संबंधित है किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो ये संबंधित है महासागर के संरक्षण से। ऑप्शन में वायु, पर्वत, मीठे पानी का ग्लेशियर, महासागर। तो आंसर सी हो जाएगा, महासागर से संबंधित है लिस्बन घोषणा। 55 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो सिंधु सभ्य घाटी के लोगों को जो नहीं पता था वो जानवर था घोड़ा। घोड़ा के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। 56 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? ऑप्शन है कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर सी हो जाएगा, इंडिया गेट जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? ऑप्शन में है इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो 57 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर सी, आयरलैंड से लिया गया था। ये नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। 58 नंबर क्वेश्चन है सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। सिक्किम जो है भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? तो सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना 1975 में। बी हो जाएगा आंसर, 58 का आंसर बी होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा सबसे महंगी है? यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, यूएसए डॉलर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर बी होगा, पाउंड स्टर्लिंग इनमें से सबसे ज़्यादा महंगी है। नेक्स्ट है यहाँ पे
कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है। तो बिहार सरकार ने 2024 तक कार्बन प्रदूषण मुक्त बनाने की, कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है 2024 तक। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन है भारतीय कला में स्तूप चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा स्तूप चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में, यहाँ पे देखिए भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार जो है सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है, एम्ब्रॉयडरी है। तो आंसर इसका 62 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था, तो ये गलत है। नेक्स्ट है इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, ये भी गलत है, धर्मपाल ने की थी। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, सही है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका जो है वज्र, यहाँ पे गलत पूछ रहा है तो सी आंसर हो जाएगा। 1 और 2 गलत है, बाकी 3 और 4 सही है। तो आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछ रहा है तो गलत 1 और 2 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, सही है? नहीं, गलत है ये। बारूद से पहले से उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हो चुका था। नेक्स्ट है क्षेत्र में वास्तुकला के मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, तो उस समय परिचय नहीं हुआ था, उसके बाद परिचय हुआ। नेक्स्ट है प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई, ये सही है। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, ये भी सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 3 और 4। 64 का आंसर हो जाएगा 3 और 4 सी। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा सूरत को बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था। 66 नंबर क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, क्या थी ये गुप्त प्रशासन थी, गलत है। चोल प्रशासन गलत है। मराठा प्रशासन में, तो अष्टप्रधान जो था ना मराठा प्रशासन में था, जिसमें 8 प्रधान होते थे मंत्री मराठा शासन में और 1 पेशवा होते थे। तो ये हो जाएगा 66 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन है बोधिसत्व पदमपानी की पेंटिंग स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ये पेंटिंग जो स्थित है अजंता में स्थित है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा हुआ है कि बोधिसत्व पदमपानी की पेंटिंग कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है अजंता में। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन पूछा है कह रहा फाहियन एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था, गलत है। जो फाहियन था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। यहाँ पर अगर चंद्रगुप्त द्वितीय होता तो सही हो जाता, ये गलत है। ऑप्शन 1। ऑप्शन दूसरा कह रहा है हुएनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया, तो ये भी गलत है, क्योंकि इन्होंने हुएनसांग हर्षवर्धन के समय भारत का दौरा किए थे, ना कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। तो ये भी गलत है, यानी कि दोनों गलत है। पूछ रहा कौन सा सही है? दोनों गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। 68 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन। 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैच करने के लिए है, 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। चरक किससे रिलेटेड है? चिकित्सा से। ब्रह्मगुप्त रिलेटेड है गणित से। ब्राह्मीण रिलेटेड है ज्योतिष हैं। और विशाखा दत्त हैं नाटककार हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 69 का आंसर हो जाएगा, देखिए ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो आंसर हो जाएगा 69 का ए। 69 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब चलते हैं हम 70 नंबर क्वेश्चन पे। 69 हो गया ना। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज़ की शुरुआत की? तो ये बलबन ने नवरोज़ की शुरुआत किए थे। आगे नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो आंसर हो जाएगा ये, भक्ति धर्म को नाथपंथियों, योगियों और सिद्धों ने किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? भक्ति को। तो ये हो जाएगा उत्तर भारत में, ए होगा आंसर। कहाँ पे लोकप्रिय बनाया? ए, उत्तर भारत में। आगे है 72 का आंसर, कह रहा है 72 नंबर क्वेश्चन कि वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर पहला है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। तो ये जो है सही है। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, ये भी सही है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, दोनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का आंसर हो जाएगा, 73 का आंसर हो जाएगा सी, कर्नाट राजवंश में। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? तो कर्नाट राजवंश के समय। आगे 73 हो गया। 74 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो आंसर हो जाएगा ये राजगिरी। कौन सा करता था कार्य? तो 74 का आंसर हो जाएगा ए, राजगिरी जो है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगिरी प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? इसे लॉर्ड लिट्टन द्वारा अधिनियमित किया गया, एकदम सही है। इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया, ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। डी 75 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 75 का आंसर होगा डी। अब हम चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा है, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं शासित करने का अधिकार दिया गया। तीसरा है, इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो इसका आंसर देखिए, लॉर्ड मेयो का जो 76 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया होगा 76, हम 76 पढ़ रहे थे ना, तो 76, हाँ देखिए यहाँ पे दिया है, हाँ 76 में देखिए दिया है ऑप्शन में, यहाँ पे 1 2 1 3 4 2 3 4 1 2 3 4। तो 76 का आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 जो है सही है, उत्तर है। 1 2 क्या कह रहा है? तो देखिए 1 में कह रहा है कि लॉर्ड मेयो जो है ये केंद्रीय और प्रांतीय वित्तों को विभाजित करने वाला पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं और सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया, ये भी सही है। और तीसरा गलत है कि असमानता को सुधारने का प्रयास किया। चौथा गलत है, इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं को पर ध्यान केंद्रित किया, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ये सही है। तो आंसर हो जाएगा 76 का आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई है? कौटिल्य, कामंदक, चरक, इनमें से कोई नहीं। 77 का क्वेश्चन का आंसर है बी, कामंदक। आंसर क्या हो जाएगा? बी, कामंदक। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हो जाएगा कामंदक। किसके द्वारा लिखी गई है? कामंदक के द्वारा। नेक्स्ट है 77 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, फतुहात-ए-आलमगीर किसके द्वारा लिखी गई थी? ईश्वरदास नागर के द्वारा, भीमसेन के द्वारा, हरिदास के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 78 का आंसर हो जाएगा ए, ईश्वरदास नागर के द्वारा। फतुहात-ए-आलमगीर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है ईश्वरदास नागर के द्वारा। नेक्स्ट है चीनी स्रोत के अनुसार
चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो 79 का आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त के पास। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था? तो ये समुद्रगुप्त के पास भेजा था। आगे क्वेश्चन है, कब बिहार पहली बार, यहाँ पे देखिए, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो ब्रिटिश भारत, यहाँ पे कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, 1912। कब हुआ अलग? 1912 में। आगे है 81 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है, ये रहा। अब हम 81 नंबर क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन है। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है, यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। आगे है, इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। चौथा है, विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। तो देखिए इसका ऑप्शन इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत हो जाएगा इसमें, तो हम एक बार देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है 81 का पहला ऑप्शन कहता है कि यह सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया, ये गलत है, गलत पूछ रहा है ना। दूसरा कह रहा है कि यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है, ये सही है। और इसकी सीमा 4 देशों युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। देखिए ये जो देश दिया हुआ ना, इसमें केन्या से नहीं लगती है, आप मैप में देख लीजिएगा। तो ये जो है ये भी गलत है, 3 भी गलत हो गया। चौथा, विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है, 4 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। गलत कौन कौन सा? 1 और 3। तो आंसर हो जाएगा डी, गलत पूछ रहा है क्योंकि इसलिए आंसर डी हो जाएगा। 81 हो गया। 82 नंबर क्वेश्चन है, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। गलत है, मैदानी का तापमान अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक पहुंच जाएगा तो इसको हीट वेव माना जाएगा। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। ये भी गलत है, अगर पहाड़ी इलाके का तापमान 30 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो उसको हीट वेव माना जाता है। तो 1 और 2 दोनों गलत है। आंसर में पूछ रहा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ना तो 1 ना 2, कोई सही नहीं है। 83 नंबर, नेक्स्ट हम 83 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए कि क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से थे? तो क्रिस्टोफर कोलंबस इटली से थे। जैक्स कार्टियर फ्रांस से थे। सर फ्रांसिस ड्रेक जो थे ये यूनाइटेड किंगडम से थे। और फर्डिनेंड मैगलन जो थे ये पुर्तगाल से थे। तो देखिए मैच कीजिए, इसमें कौन हो जाएगा? तो ए का तीसरा आंसर, ए का तीसरा, बी का चौथा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का, ये ए हो जाएगा आंसर। 83 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पे। 84 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, यूएई के रियासत राज्य हैं। यूएई के रियासत राज्य हैं कौन है? अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कैन, फुजराह, रास अल खैमाह। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 84 का आंसर ए ही होगा, ए ही होगा आंसर। देखिए जो इसका जो अब 7 रियासती राज्य से मिलकर ये संयुक्त अरब अमीरात बना है, 7 अमीरात से मिलकर। तो ये 7 अमीरात जो हैं, एक है अबू धाबी, दूसरा है दुबई, तीसरा है शारजाह, चौथा है अजमान, 5वां है अल कैन, 6ठा है फुजैराह, 7वां है रास अल खैमाह। तो ये हो गया
आंसर इसका ए हो जाएगा, 84 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है। तो स्वर्ण रेखा नदी जो निकलती है वो नागरी से निकलती है, नगरी से। किससे निकलती है? नगरी से निकलती है। नेक्स्ट हम चलते हैं 85 हो गया 86 नंबर क्वेश्चन पे। तो 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। पहला ऑप्शन है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य, चौथा भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और देखिए वाल्मीकि बिहार में है, दुधवा यूपी में है, गजनेर राजस्थान में है, भीमबांध बिहार में है। तो 1, 4 आंसर हो जाएगा, 1 और 4 इसका आंसर जो है 1, 4 ए होगा आंसर। जो बिहार में वन्यजीव अभ्यारण्य जो ये है 1 और 4 यानी वाल्मीकि और भीमबांध ये बिहार में है। नेक्स्ट 86 हो गया। 87 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ता है और शिकार करती है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा, 1 मिनट देखिए, इसका आंसर हो जाएगा पहला जो कह रहा है तो सही हो, दूसरा क्या है, दूसरा भी सही है, तीसरा इकोलोकेशन भी सही है, चौथा ये राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता, मतलब इसका सभी सही है। डी हो जाएगा, 87 का आंसर डी होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंडक का दूसरा नाम है। गंडक का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पे देखिए गंडक का दूसरा नाम है बूढ़ी गंडक, महानंदा, नारायणी, पुनपुन। तो गंडक का दूसरा नाम है नारायणी, सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट हम चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है। तो 89 का डी हो जाएगा आंसर, जमुई में जो है सोना पाया जाता है। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिवेणी नहर निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। तो 90 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घाना तट पर सोने की समृद्ध पलेसर जमाव पाए जाते हैं जो ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती है। सही है, और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती है, ये सही है। नेक्स्ट है किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के एक साथ संयुक्त थे। किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के एक साथ संयुक्त थे। तो 91 का आंसर हो जाएगा ए। कथन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। 91 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा 92 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि बिहार की भौगोलिक संरचना, यहाँ पे देखिए 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो पहला देखिए कह रहा है कि धारवाड़ चट्टान प्रणाली किससे रिलेटेड है। तो धारवाड़ चट्टान प्रणाली जो है सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। ये सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा कौन है? धारवाड़ चट्टानी प्रणाली। विंध्यन चट्टानी प्रणाली जो है ये किसका है? तो विंध्यन चट्टान प्रणाली है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलामाइट, क्वार्टरजाइट और सेल इस चट्टान के प्रणाली के मुख्य घटक हैं। उसके बाद है क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली किससे रिलेटेड है। क्वाटरनरी 92 का सी। तो 92 का आंसर हो जाएगा, देखिए 92 का आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट इसको हम पहले मैच कर लेते हैं फिर मिलाएंगे। पहले देखिए धारवाड़ चट्टान प्रणाली किससे रिलेटेड है? सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। विंध्यन चट्टान प्रणाली बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलामाइट, क्वार्टरजाइट, सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली जो है ये हिमालय प्रायद्वीप और नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है। और जो है तृतीयक चट्टान प्रणाली जो है ये पश्चिमी चंपारण जिले के में पाई जाती है। तो देखिए 92 का आंसर हो जाएगा, मैच कर लीजिए। 92 का आंसर हो जाएगा ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा, है ना। तो
देखिए हम एक बार ना इसको अच्छे से मैच कर देते हैं। देखिए ए का हो जाएगा ये तीसरा, ठीक है, बी का हो जाएगा चौथा, हो गया, सी का हो जाएगा क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली जो है हिमालय क्वाटरनरी चट्टान, सी का हो जाएगा पहला और डी का हो जाएगा दूसरा, हो गया। अब इसका आंसर ए हो जाएगा, 92 का आंसर ए होगा। अब हम चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पे। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट, 93 पे चलना है ना, तो चलिए 93 ये रहा। अब हम इसको कवर करेंगे। देखिए ये कह रहा है यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो 93 का आंसर हो जाएगा ए, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। क्या हो जाएगा, ए, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। आगे है 94 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री दोपहर 12 बजे का समय है। तो इसका आंसर हो जाएगा 94 का आंसर हो जाएगा ए, 6 PM बज जाएगा उस समय। कितना बजेगा, 6 PM। 94 हो गया। 95 नंबर क्वेश्चन है, 95 नंबर क्वेश्चन कर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो ये जो है धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो 95 का आंसर ये गलत हो जाएगा। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, तो हाँ अभ्रक जो है कोडरमा में पाया जाता है, ये सही है। करप्पा श्रृंखला हीरो का ये गलत है। पेट्रोलियम भंडार अरावली ये भी गलत है। तो आंसर 95 का आंसर बी हो जाएगा, मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है। यहाँ पे देखिए ग्लोब पर 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है। तो 96 का आंसर हो जाएगा सी, 179 है। कितना है अक्षांश रेखाएं, 179 1 डिग्री की अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। देखिए इनमें से कोई कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई इनमें से नहीं थे, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 97 का आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 98 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा, यहाँ देखिए किसी पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। बुंदेलखंड में, बघेलखंड में, मालवा में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बघेलखंड। कहाँ पे काटती है, बघेलखंड में। नेक्स्ट है उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। यहाँ पे देखिए उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। आंसर है ए है उत्तरकाशी, बी है चमोली, सी है अल्मोड़ा, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 99 का आंसर हो जाएगा सी, अल्मोड़ा जो है तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। आगे हम देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है। अल नीनो धारा प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अल नीनो धारा जो है वो प्रवाहित होती है प्रशांत महासागर में। अल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है, 100 नंबर का आंसर हो जाएगा 100 का ए, प्रशांत महासागर में। अल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है, तो ये प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है 101 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 101 नंबर क्वेश्चन है कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल है। तो ये हो जाएगा 101 का आंसर हो जाएगा
101 का आंसर हो जाएगा, देखते हैं। देखिए ये एक सही है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल है। एकदम सही है। नेक्स्ट है संसद विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली आरंभ किया, एकदम गलत है। संसद नहीं चाहती है कॉलेजियम प्रणाली हो। तीसरा है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है, ये भी सही है। इसकी जो नियुक्ति है कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। और नेक्स्ट कह रहा है कि कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज के मामले में के उपलक्ष्य में की गई। यहाँ पे न्यायाधीश कोई और थे, तो ये देखिए गलत हो गया। तो इसका पूछ रहा है कौन सा सही है, 1 और 3 सही है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 101 का आंसर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। मैच कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा डी। 101 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट चलते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, एकदम सही है। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, ये गलत है। नेक्स्ट कर रहा है इसने एक निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39, 43A और 47। देखिए ये तो दोनों तो सही है, बट 47 शुरू से ही था, इसलिए ये भी गलत है। 2 और 3 गलत हो गया, 1 सही है। अब हम देखते हैं आगे, अगला ऑप्शन कह रहा है इसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार है, ये भी सही है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, गलत पूछ रहा है। गलत कौन सा था, तो एक तो हम देखे थे पहला सही था 102, तो पहला हम देखे थे सही था और दूसरा गलत था, तीसरा गलत था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 102 का आंसर सी होगा। 2 और 3 गलत था, बाकी 1 और 4 जो है सही है। आगे है क्वेश्चन देखिए 103 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 103 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में श्रम, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। तो इसका आंसर हो जाएगा 103 का सी, 1, 3, 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 1, 3, 4 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 1, 3, 4 आंसर हो जाएगा इसका सी। मेरे ख्याल से इसका डी आंसर होना चाहिए 103 का। देखिए डी हो जाएगा इसका आंसर, सॉरी, क्योंकि ना देखिए ये इसमें से सभी जो हो जाएगा ये डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है करा किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं क्या है, तो आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में श्रम, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के विचार के संबंध में विचार का जो है किस देश से लिया गया है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, बी आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार किससे लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। आगे है 105 नंबर क्वेश्चन। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा, यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। 106 नंबर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में किसके पास है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में किसके पास है, तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है, ए, राष्ट्रपति के पास है। आगे है 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन के हितों की सुरक्षा से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजाति सी। किससे संबंधित है, अनुसूचित जनजाति से। नेक्स्ट 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमे या मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है। ये सबको पता होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में।
आगे 108 नंबर क्वेश्चन हो गया। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 109 नंबर क्वेश्चन मैच करने के लिए है। कह रहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, तो इसको मिलाइए, इसको कौन होगा? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना 1964 में होती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना होती है 1925 में। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना होती है 1984 में। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना होती है 1998 में। तो देखिए इसका आंसर ए हो जाएगा, 109 का आंसर ए होगा। अब चलते हैं 110 पर। यहाँ पे कह रहा है 110 में किस या किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, अनुच्छेद 102(1) के तहत मातृभाषा बोलने की इजाज़त दे सकता है। 110 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 110 के बाद हम चलते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखिए 111 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां शामिल है, सोना शामिल है, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर भी शामिल है, आरक्षित किस्त स्थिति ये शामिल नहीं है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है 112 नंबर क्वेश्चन। हम देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है, सही है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होंगे, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी प्रयोजन के लिए किया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोत पर निर्भर करते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी सही है। नेक्स्ट है 112 हो गया। 113 नंबर क्वेश्चन है। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शिशु के जन्म से लेकर 1 वर्ष के आयु के बीच मृत्यु की संभावना है जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त किया जाती है, गलत है। इसमें जो है 1 लाख जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। दूसरा है वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 था, ये सही है। 113 का दूसरा हम देखिए सही है। तीसरा देखते हैं, वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी, ये भी सही है। उसके बाद चौथा कह रहा है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक मृत्यु दर वाला राज्य था, ये गलत है। तो आंसर 2 और 3 सही है। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, आंसर सी हो जाएगा। 113 का आंसर सी होगा, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 114 पे। 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने में, गलत है। ज्ञान की वृद्धि करने में, ये भी आगे देखते हैं। कौशल स्तरों की वृद्धि करने में, सही है। देश के लोगों को ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं को वृद्धि करने में, देखिए ये भी सही। 1 गलत है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 3 सही है, यानी कि 3 और 4 सी आंसर हो जाएगा इसका। 114 का आंसर सी होगा। 114 का आंसर कितना हो जाएगा, सी। अब चलते हैं 115 नंबर क्वेश्चन पे। 115 नंबर क्वेश्चन है कि दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। तो ये जो है अपने ऋणों का भुगतान करने में क्या होता है, 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए ये 4 हो जाएगा। देखिए ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है, ये सही है। आगे है भारतीय दिवाला शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्रवाई की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। तो ये देखिए ये भी गलत है और तीसरा भी गलत है। 1 मिनट हम बताते हैं। देखिए इसमें जो है ना पहला दूसरा तीसरा गलत है, चौथा सही है, तीसरा दूसरा पहला गलत है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। पूछ रहा है ना इसमें कौन सा सही है, सिर्फ सी सही है। 115 का आंसर क्या हो जाएगा सी।
116 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि इसमें देखिए औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया, तो आंसर हो जाएगा औद्योगिक नीति संकल्प जो है 1956 में अपनाया गया। 116। अब चलते हैं 117 नंबर क्वेश्चन पे। 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। तो देखिए इसमें कह रहा है कि उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कौन सा गलत है, गलत पूछ रहा है। यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फ़ोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन को पेशकश करती है। तो ये सही है। नेक्स्ट है, इस योजना में आवेदकों की दो श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनी। गलत है, ऐसा कुछ नहीं बांटा गया है इस योजना के तहत, घरेलू और विदेशी में नहीं बांटा गया है। नेक्स्ट करा, यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं को शुद्ध वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष पर लगभग 8% औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। नहीं, 4 से 6% प्रदान करती है, तो ये भी गलत हो गया। आगे है, PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर USFA शामिल है। तो ये भी जो है ये सही है, ये लैपटॉप, टैबलेट यही सब शामिल है इसमें। तो आंसर ये हो गया 2 और 3 गलत हो गया, 1 और 4 सही है। तो पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो 2, 3 गलत है। तो देखते हैं ऑप्शन में 2, 3 किस में है। तो देखिए ऑप्शन में D में 2, 3 है, तो इसका आंसर D हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? 117 का आंसर हो जाएगा D। 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा D, क्योंकि गलत पूछ रहा है। आगे चलते हैं 118 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह खान मंत्रालय के दायरे के अंतर्गत दायरे में कार्यरत एक क्षेत्रक योजना। देखिए ये खान मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है, ये गलत है, गलत ही पूछ रहा है। कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा गलत है, ठीक है। तो एक गलत हो गया। यह योजना CORS नेटवर्क के तहत जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। सही है। देखिए 2 सही है, तो 2 सही है, तो 2 जिसमें होगा वो नहीं होगा, क्योंकि गलत पूछ रहा था। 2 वाला हम काट देते हैं, 2 वाला। अब 1, 3, 1, 4 गलत होगा। अब देखते हैं CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है, ये भी गलत है। तो इसमें 1 और 3 गलत है, आंसर हो जाएगा B, क्योंकि गलत पूछ रहा है ना, B आंसर हो। गलत पूछ रहा है, आंसर B हो जाएगा। 1 और 3 गलत है। चौथा देख लेते हैं, वैसे चौथा तो सही होगा। यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों के क्षेत्रों की संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने का एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। ये भी सही है। तो हमने देख लिया 1 और 3 गलत है। 118 का आंसर B होगा, 1 और 3। चलते हैं 119 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। किसी वित्तीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 360 लागू करने का परिणाम निम्नलिखित में कौन सा है? तो पहला ऑप्शन करा, राष्ट्रपति को राज्य के मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं, औपचारिक आदेश दे सकते हैं। 1 सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। गलत। जब अनुच्छेद 360 लागू रहेगा तो राष्ट्रपति को अवश्य ये तो राष्ट्रपति के आरक्षित रखना जरूरी होगा, तो ये गलत हो जाएगा। 1 सही है, 2 गलत है। अब चलते हैं तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। कम करने का आदेश दे सकते हैं। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों को वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के। हाँ, ये सही है। देखिए तीसरा सही हो गया, तो इसमें सही उत्तर पूछ रहा है ना, तो तीसरा देखिए 2 नहीं है, तीसरा सही है। तो तीसरा किस में है? A में है।
तो इसका आंसर 1, 3, 4 ही होगा, 2 नहीं होगा, 1, 2 नहीं होगा, ऊपर सही नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले हमने एक गलत भी देखे हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी, सही है। तो इसका आंसर 1, 3, 4 हो जाएगा, ए हो जाएगा। 119 का आंसर ए होगा, 1, 3, 4। चलते हैं 120 पे। 120 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है 120 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए है सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। 120 का आंसर हो गया, 120 का आंसर हो गया उच्च मुद्रास्फीति दबाव। तो 120 का आंसर हो जाएगा, ये गलत है। सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति मंदी में योगदान कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं होगा। दूसरा है औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती। दूसरा कह रहा है कि औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, 120 का, तो ये सही है। तीसरा कह रहा कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी। उपभोक्ता खर्च में कमी, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी। जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति जनित मंदी, तो ये जो होगा ये भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा कौन सा सही है। आगे चौथा करा कि घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, 4 गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। 120 का आंसर बी हो जाएगा, 2 और 3। 121 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार, यहाँ पे देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है। तो देखिए पहला देखिए इसमें से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का वर्णन करता है। निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है, गलत। महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है, सही। टेलीकॉम सेक्टर पूरी तरह ये गलत हो जाएगा, पूरी तरह से कोई चीज़ होता नहीं है। पूरी तरह सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में इनमें बिना घटे इसमें तेज़ी से बढ़ोतरी, बहुत सारे चीज़ इसमें लग रहा है, नहीं होगा। तो देखिए ये 3 गलत हो गया। आगे अगर कमज़ोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है, ये भी सही है। तो 2, 4, 121 का आंसर बी हो जाएगा, 2 और 4। नेक्स्ट चलते हैं 122 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या 5,98,000 है। कितनी है? 5,98,000। नेक्स्ट है 123 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। तो ये जो है ना, देखिए एक योजनागत व्यय होता है और एक गैर योजनागत व्यय होता है। तो जो सरकार योजना बना के खर्च करती है तो वो उसको योजनागत व्यय कहते हैं। तो ब्याज भुगतान के लिए सरकार कोई योजना नहीं बनाती है, तो ये ए ही इसका आंसर हो जाएगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए योजना बनाती है, कृषि के लिए योजना बनाती है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। 123 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, तो ये सही हो जाएगा, ये गैर योजनागत व्यय है। आगे 124 नंबर क्वेश्चन। 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कि वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए इसमें जो सत्य नहीं है हो जाएगा, इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है। सत्य नहीं है पूछ रहा है ना, तो 124 इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है। सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें वस्तुओं और सेवा, ये तो सही है। आगे कह रहा है इसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ा है, ये भी सही है। निर्यात में वृद्धि और आयात में वृद्धि से आयात में वृद्धि से अधिक है, गलत। जो निर्यात में जो है ना वृद्धि, आयात में वृद्धि से कम है। निर्यात में हमको कम वृद्धि हो रही है, आयात में ज़्यादा, यानी आयात हमारे देश में ज़्यादा हो रहा है। तो जो है ये सी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 124 का आंसर सी होगा। अब चलते हैं हम 125 नंबर क्वेश्चन पे। 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा कि
वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया है। 9.2% तक पहुंच गया। 125, देखिए ये गलत है। आगे करा, वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया, ये भी गलत है। पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया है, तो ये जो है ये भी गलत है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं सही पूछ रहा है, कोई सही नहीं है, तो डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 126 नंबर क्वेश्चन पे। 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिए, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं? अंग्रेजों की सैन्य सदस्यता सही है, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं, ये भी सही है, समाज के सभी वर्गों में समर्थन का अभाव था, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उपर्युक्त सभी। 126 का आंसर हो जाएगा सी, उपर्युक्त सभी। 127 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार का हुआ सरसोईया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। ऑप्शन है मुजफ्फर अहमद, बटक मियाँ, मीर बकबाल, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बटक मियाँ। क्या हो जाएगा? बटक मियाँ। 127 हो गया। 128 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती, पीर अली खान। तो 128 का जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 128 का आंसर हो जाएगा सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। 128 का आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इन्होंने बर्खास्त आंदोलन का बिहार में बर्खास्त आंदोलन का आयोजन किया था। आगे है 129 नंबर क्वेश्चन। 129 नंबर क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद कहता है सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, और है 1918 में हुआ था, और है मिंटो मार्ले सुधार 1909 में हुआ था। तो अब देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा? ये सबसे पहले हुआ था सूरत विभाजन, दूसरा, उसके बाद हुआ था चौथा मिंटो मार्ले सुधार 9 में, उसके बाद हुआ था पहला 16 में, और तीसरा 18 में। इसका आंसर बी हो जाएगा। 129 का आंसर क्या हो जाएगा? 129 का आंसर हो जाएगा 128, 129 का आंसर बी होगा। अब चलते हैं 130 नंबर क्वेश्चन पे। 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? स्ट्रेची कमीशन, शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल। तो लॉर्ड लिटन जो है इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है, और लॉर्ड लिटन ने भारतीयों को परेशान करने के लिए बहुत सारे नियम, खराब नियम लाए थे। ये तीनों नियम देख रहे हैं, काफ़ी परेशान किए थे इन तीनों नियम से भारतीयों को। इल्बर्ट बिल भारतीयों के लिए ही था, लेकिन ये अंग्रेज नागरिकों के विरोध के कारण इस इल्बर्ट बिल को वापस लिया गया था, और इसको श्वेत विद्रोह का भी नाम दिया गया है। तो इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड लिटन से संबंधित नहीं है। आंसर डी हो जाएगा। 130 का आंसर डी होगा। 131 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? देखिए बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पे हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन है इलाहाबाद संधि, सुगौली संधि, बेसिन संधि, सालबाई संधि। 131 का आंसर हो जाएगा 131 का आंसर हो जाएगा इलाहाबाद संधि। बक्सर की लड़ाई के बाद किस पे हस्ताक्षर किया जाते हैं? इलाहाबाद की संधि पे। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। तो इसका आंसर 132 का बी हो जाएगा, 1632। 133 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो इनमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के तौर पे सर्वप्रथम प्रयोग किए थे अहमदाबाद हड़ताल में। कब किए थे? तो इन्होंने अहमदाबाद हड़ताल में सबसे पहले प्रयोग किए थे। 133 का आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं 134 नंबर क्वेश्चन। 134 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार में कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो आंसर जो हो जाएगा 134 का आंसर हो जाएगा कि बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को ही जाना जाता था। तो 134 का आंसर बी होगा। चलते हैं 135 पर। 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया है? तो ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए जो कदम उठाया था वो था चंपारण कृषि समिति की स्थापना। सी हो जाएगा आंसर। 135 का आंसर सी होगा। उसने इस पे चंपारण कृषि समिति की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है 135 के बाद 136 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 136 नंबर क्वेश्चन मैच करने के लिए है, तो चलिए देखिए मैच करते हैं हम। कह रहा है भारत सेवक समाज किससे संबंधित है? गोपाल कृष्ण गोखले से। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर से। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय से। तो आंसर हो जाएगा ए का दूसरा, बी का पहला। आंसर ए हो जाएगा इसका कि भारत सेवक समाज जो रिलेटेड था गोपाल कृष्ण गोखले से, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर से, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय से। तो आंसर 136 का आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं 137 नंबर क्वेश्चन। 137 नंबर क्वेश्चन का रहा, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य से थी? तो ये कर्नाटक से थी अंबाबाई। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपर्युक्त विचार किस नेता के थे? तो उपर्युक्त विचार लाला लाजपत राय के थे। तो आंसर 139 का बी हो जाएगा। 139 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 139 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम देखेंगे 140 नंबर क्वेश्चन। 140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो 140 का बी होगा। पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे कराची अधिवेशन 1931 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 140 का सी, कराची अधिवेशन 1931। नेक्स्ट है 141 नंबर क्वेश्चन। देखिए मैथ है, रीजनिंग है, इसको आप लोग मिला लीजिएगा, हम टिक लगा देते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। ये 141 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। 142 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं क्या होगा। 142 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 142 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 142 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी सी होगा। चलते हैं 143 नंबर क्वेश्चन पे। 143 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये देखिए 143 नंबर रहा और 143 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। आगे 144 नंबर क्वेश्चन। 144 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 144 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर डी, स्नोब्रे शूज। उसके बाद 145 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये देखिए 145 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी 182। 145 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बी 182। 146 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये देखिए ये भी मैथ है, थोड़ा सा मैथ है, ये रीजनिंग कह सकते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका 141 है ना, 141 तो हम देख लिए थे। 142 1 मिनट 141 हम देख लिए थे। 144 145 भी देख लिए, 146 देखेंगे। 146 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 1 मिनट, 146 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी 77। 147 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 147 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम देखेंगे 148 नंबर क्वेश्चन। 148 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखिए, 148 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा बी, 148 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। 149 नंबर हम देखेंगे। 149 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 149 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा WCGZ हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ए 5:34, मतलब 5:34। तो हमने आज देख लिए
सेट ए का 69 बीपीएससी जो 30 सितंबर 2023 को हुआ था, उसका हम सेट ए क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। तो हमने सारा सेट कवर कर दिए, सिर्फ सेट ए ही नहीं, सेट ए बी सी डी सारा सेट कवर कर दिए हैं। आप जो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हम और फिर भी ऐसी क्वेश्चन इसी तरह से लेके आएंगे। फिर मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।